Hello dear students, today we are discussing a very interesting topic of 11th NCERT and topic name is breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases वाले चैप्टर के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इंस्पायरेशन और दूसरी स्टेज होती है एक्सपायरेशन। व्हाट इज इंस्पायरेशन एंड व्हाट इज एक्सपायरेशन, इसे डिस्कस करें। इंस्पायरेशन कहलाता है एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन कहलाता है एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। ये टेक्निकल टर्म है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें करते आए हैं कि जिंदा रहने के लिए सांस का लेना और सांस का छोड़ना बड़ा जरूरी है। जो सांस ली जाती है यानी एटमॉस्फेयर से एयर को जब अंदर लिया जाता है, प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन। टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इंस्पायरेशन, ठीक। और एल्वियोलर एयर जब रिलीज आउट कर दी जाती है यानी जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो प्रोसेस कहलाता है एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को मिला दें तो हमारे पास बन जाती है ब्रीदिंग, ठीक है। मतलब सांस का लेना इंस्पायरेशन, सांस का छोड़ना एक्सपायरेशन, और इससे जिंदगी चल रही है। समझ में आ रही है बात। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को कराने के लिए एक बड़ा बेसिक सा फंडा होता है, वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है ये लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। मतलब क्या? अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर ज्यादा है लंग्स के कंपैरिजन में, तो हवा बाहर से अंदर आ जाएगी, कहलाएगा इंस्पायरेशन। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो हवा अंदर से बाहर जाएगी, कहलाएगा एक्सपायरेशन। मतलब क्या होगा बेटा? मतलब यह होगा कि इंस्पायरेशन में एयर को अंदर ले रहे हैं, एक्सपायरेशन में एयर को बाहर ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं देखो तो जरा, बड़ा मजा आएगा। देखो ये हमारे लंग्स है और जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो हमारे लंग्स हो रहे हैं एक्सपैंड, और जब मैं एक्सहेल कर रहा हूं तो हमारे लंग्स जो हो जाते हैं कंप्रेस्ड। यही जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान जो इनहेलेशन और एक्सपायरेशन जो हो रहा है, इसी प्रोसेस के अंदर हमारे लंग्स जो एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के अंदर क्योंकि जो दो टर्म हम लोगों ने पढ़ी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, वन बाय वन दोनों की बात करेंगे कैसे प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करें इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट जो बनता है वो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है? ये इंट्रा का मतलब विद इन, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, और प्रेशर की तो बात हम कर ही रहे। मतलब क्या हो गया बेटा कि लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम है। जब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर सिंपल डिफ्यूजन का लो लगेगा। प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आएगी अंदर, और अंदर जब एयर आती है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन। मतलब क्या हो गया है कि लंग्स के अंदर प्रेशर कम है एयर का, बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर से हवा अंदर आएगी, कहलाएगा इंस्पायरेशन। उल्टा कर लें, एक्सपायरेशन की बात कर लें। एक्सपायरेशन में क्या होगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा। किससे? एटमॉस्फेयर से। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, सिंपल डिफ्यूजन का लो अभी भी लग रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन इस बार डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस बार जा रहे हैं हम लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ। तो जब अंदर से हवा बाहर जा रही है यानी लंग्स से जब बाहर निकल रही है हवा, प्रोसेस कहलाता है एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन मिलाकर के बना देते हैं ब्रीदिंग। यही तो बात है, हम कहते हैं कि सांस का लेना सांस का छोड़ना कहलाता है ब्रीदिंग। इससे जिंदगी चल रही है, आपकी भी और मेरी भी। बात करते हैं कि इंस्पायरेशन में ऐसा क्या होता है सर जिसकी वजह से हमारे अंदर प्रेशर कम हो जाता है। एक्सपायरेशन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अंदर यानी लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करेंगे और बड़ा आसानी से करेंगे, आपको समझ में आएगा, मस्त समझ में आने वाला है। सबसे पहले बात करें इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर बच्चों सबसे पहली जो बात हो रही है वो हो रही है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब आप समझे, नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारा डायफ्राम होता है डॉम शेप, है ना। अब जैसे ही मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया इट बिकम फ्लैट। जैसे ही ये फ्लैट होगा थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर बढ़ जाएगा। जैसे ही एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ेगा, इसी के साथ साथ एक काम और हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम में मूवमेंट होंगे।
कैसे मूवमेंट होंगे समझो। मैं अपना पोजीशन चेंज करता हूं, दिस वन इज माय वेंट्रल एंड दिस वन इज माय डोर्सल पार्ट। अभी क्या हुआ बेटा, जैसे ही ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो स्टर्नम और रिब्स दोनों लिफ्ट होंगी, है ना। तो स्टर्नम जो होगी वो आ जाएगी अपवर्ड और रिब्स आ जाएगी फॉरवर्ड। मतलब क्या, पहले ये यहां था और जैसे ही ये फॉरवर्ड और अपवर्ड हुए तो थोरेसिक कैविटी मेरी आगे बढ़ गई और एक्सिस कैसा बढ़ गया, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर मेरा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है, डोर्सो वेंट्रल पे भी बढ़ गया। इसी के साथ साथ क्या हुआ है, मेरा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस भी बढ़ गया। इन दोनों पार्ट को असिस्ट करने वाली एक स्ट्रक्चर जो है वो है पैराइटल प्लूरा। क्योंकि ये स्ट्रेच हुई है, इसकी वजह से लंग्स पर लगने वाला जो प्रेशर है वो भी हो जाता है कम। मतलब क्या हुआ बेटा कि इस जगह पर जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स को फैलने की जगह मिल गई और लंग्स का वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया। अभी क्या हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो लंग्स के अंदर प्रेशर है कम, अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अंदर आ जाएगी, प्रोसेस कहलाएगा इंस्पायरेशन। ये है प्रेशर ग्रेडियंट का फंडा। और हम लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनाया ये भी हमें समझ में आया कि इस जगह पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शंस किए हैं डायफ्राम के अंदर, ईआईसीएम के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को फटाफट से सम अप करते हैं, कैसे, ऐसे देखें आप, लंग्स को इस पूरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, डीकंप्रेस यानी फैलने के लिए जगह दी है, रिलैक्स कराया, एक्सपांड कराया है। एट ए सेम टाइम इंट्रा एल्यूलर प्रेशर जो है वो हो गया है कम, अंदर कम है ना, हाँ अंदर प्रेशर कम है। इसके बाद मूवमेंट ऑफ एयर, अब तो बड़ा आसान सा हो गया, अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, मूवमेंट ऑफ एयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है वो लगता है 2 सेकेंड। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है एक्टिव प्रोसेस। व्हाई एक्टिव सर? बिकॉज बेटा यहां पर हम लोगों ने मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस किए हैं और जब भी हम मसल में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एटीपी खर्च होता है। जब भी एटीपी खर्च होता है प्रोसेस हमेशा होता है एक्टिव प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? इंस्पायरेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है बेटा? क्योंकि यहां पर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ईआईसीएम के अंदर, इसलिए ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कहलाता है एक्टिव प्रोसेस। ये तो बात थी इंस्पायरेशन की। अब बात करें एक्सपायरेशन की। कुछ नहीं है, और ज्यादा आसान हो गया एक्सपायरेशन को तो समझना, क्योंकि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना अब उसे हम रिलैक्स कर देंगे। बस सिंपल सा फंडा है, मुझे पता है, समझ में आता है आप लोगों को। बात करते हैं एक्सपायरेशन की। तो इंस्पायरेशन में क्या किया था भाई? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम किया था, यहां कर देंगे रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑफ ईआईसीएम। मतलब क्या, डायफ्राम जो फ्लैट हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा, डॉम। एग्जैक्टली। और ईआईसीएम में जो रिब के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होने की वजह से यहां पर रिब्स और स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे ही डायफ्राम डोम शेप हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कम, और जैसे ही ईआईसीएम आया उसी में रिलैक्सेशन हुआ तो ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस वापस से कम। अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा, पैराइटल प्लूरा भी रिलैक्स हो गई जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। और अभी यहां पर जब ये बढ़ा तो देखो आप समझो इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर डिक्रीज हो गया है वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का, दोनों केसेस में, डोर्सो वेंट्रल भी एंटीरियो पोस्टीरियर भी, वॉल्यूम कम है। मतलब क्या, लंग्स पे जो वॉल्यूम होगा वो भी हो जाएगा कम, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, एयर अंदर से बाहर मूव करेगी, रिलीज आउट फ्रॉम लंग्स, और ये प्रोसेस कहलाएगा एक्सपायरेशन। क्योंकि प्रेशर जो है विद इन लंग्स ज्यादा है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का ग्रेडियंट बनेगा, अंदर से हवा बाहर को चले जाएगी, प्रोसेस कहलाएगा एक्सपायरेशन। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, लेकिन एक्सपायरेशन को हम फटाफट से वैसे ही सम अप करते हैं जैसे इंस्पायरेशन को किया था। बात करें यहां पर, यहां लंग्स हो गए हैं कंप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि हर जगह से प्रेशर जो है वो बनता जा रहा है, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का कम होता जा रहा है। एट द सेम टाइम इंट्रा एल्वुलर प्रेशर हो गया है ज्यादा, तो मूवमेंट ऑफ एयर किधर होगा, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। पूरे प्रोसेस में लगने वाला टाइम कितना है, 3 सेकेंड।
क्योंकि यहां पर मसल रिलैक्स्ड हुई है, डायफ्राम भी रिलैक्स्ड हुआ है, ईआईसीएम भी रिलैक्स्ड हुआ है, तो जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा पैसिव। वाई पैसिव? क्योंकि जब मसल रिलैक्स होती है तो एटीपी खर्च नहीं होते, जब एटीपी खर्च नहीं होगा तो प्रोसेस कहलाएगा पैसिव प्रोसेस। आप देखें दोनों जगह पर टाइम लगना हमें पता लग गया है। तो हमें इंस्पायरेशन में लगने वाला टाइम था 2 सेकंड, एक्सपायरेशन में टाइम लगने वाला था 3 सेकंड, दोनों को मिला दिया तो ब्रीदिंग का टाइम आ गया, दैट इज 5 सेकंड। बात समझ में आई? बड़ा आसान सा फंडा है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का, प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता है, सिंपल डिफ्यूजन का लो लगता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है एयर, और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? बड़ा मजा आ रहा है। आगे हम बात करें बच्चों तो यहां हम कह सकते हैं कि हम हमारी जो ब्रीदिंग होती है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ मसल्स जो हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं और उन मसल का नाम होता है एब्डोमिनल मसल्स। आगे अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन ब्रीथिंग रेट है वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, और हम लोग जब क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं पल्मोनरी फंक्शन का तो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है स्पायरोमीटर, और ये स्पायरोमीटर जो है वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो है वो एस्टिमेट करता है। कौन करता है? स्पायरोमीटर करता है। आगे अगर हम बात करें बच्चों तो फीवर जब होता है तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। एट ए सेम टाइम जब हमारे ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब भी हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। इन्फेंट लेवल की बात करें तो वहां पर ब्रीदिंग रेट जो होते हैं वो हमेशा एडल्ट से ज्यादा होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक, आगे हम बात करें तो कुछ प्रोसेस है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनकी बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूपनिया। अलावा इसके नॉर्मल ब्रीदिंग अगर इन्फेंट की बात करें तो वो होती है 44 ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट में कितना था? 12 to 6 टाइम्स। हाँ, ध्यान रखना, ये भूलना नहीं। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज स्लोएस्ट ड्यूरिंग स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम होता है, और जो कम ब्रीदिंग रेट होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपोनिया या ब्रीडोपनिया। यहां मतलब स्लो ब्रीदिंग रेट की बात की जा रही है। अगर ज्यादा हो जाए तो सर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा हाइपरनिया या रैपिड ब्रीथ। ठीक है, मतलब क्या, अगर हम एवरेज लेके चल रहे हैं ना 12 से 16, तो अगर इससे कम हो जाए तो हाइपोनिया, इससे ज्यादा हो जाए तो हाइपरनिया। ठीक है, देन एपनिया की बात करें, यहां पर टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग होता है तो उस प्रोसेस को हम, उस फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज एपनिया। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और हो गया डिस्पनिया। डिस्पनिया में क्या हो गया कि जब हमें डिफिकल्ट होने लगता है, पेनफुल ब्रीदिंग जब हम लोग करने लगते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पनिया। सर ये क्यों होगा? बेटा देखो, पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी होती है, वहां पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। जब किसी रीजन से ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है तो ये प्रेशर अप्लाइड करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग पेनफुल ब्रीदिंग करने लगते हैं, और इसको बोला जाता है डिस्पनिया। ठीक है, तो डिस्पनिया का एग्जैक्टली कॉज क्या हो गया? प्लूरेसी, है ना? प्लूरेसी मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्लूरल फ्लूइड। एस्फिक्सिया, ये बात कर चुके हैं कि जब CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लग जाती है, O2 कम हो जाता है तो हम सफोकेट फील करने लगते हैं। सफोकेशन की उस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं एस्फिक्सिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो एक बड़ा आसान सा तरीका है जिसमें हम लोग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को समअप करते हैं, और इतना गजब का समअप कि हम लोग जितनी भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने, जितना भी फिनोमिनल पार्ट हम लोगों ने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में पढ़ा है उसे एक टेबल की फॉर्म में कंपेयर करते हुए वाइंड अप कर देंगे, और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना। एक तरीके से आपके लिए ये शॉर्ट नोट का काम करेगा। तो स्टार्ट करें क्या? मजा आएगा। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना हम लोग पढ़ के आए ना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में उसको फटाफट फटाफट समअप करते जा रहे हैं। आपको सब आता है, चैंपियंस हो आप लोग इस वक्त, है ना? और इसे हम फटाफट से समअप कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, यहां सबसे पहले आया डायफ्राम। इंस्पायरेशन के दौरान ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टेड। एक्सपायरेशन के दौरान रिलैक्स्ड। देन वही हम बात करें EICM, इंस्पायरेशन में हो गई है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायरेशन में रिलैक्स्ड। यहां अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ रिब्स जो होगा इंस्पायरेशन में आउटवर्ड होगा, एक्सपायरेशन में इनवर्ड होगा। यहीं अगर हम बात करें स्टर्नम की तो ये आ जाएंगी फॉरवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। यहां आगे बात करें शेप ऑफ डायफ्राम, अरे बाबा इंस्पायरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फ्लैट हो जाएगा। एक्सपायरेशन में डॉम शेप होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर ओवर लंग्स, इंस्पायरेशन में हमेशा कम, एक्सपायरेशन में हमेशा ज्यादा। साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंस्पायरेशन में बढ़ जाती है, एक्सपायरेशन में
कम हो जाती है। इसकी वजह से लंग्स जो होते हैं इंस्पायरेशन में डीकंप्रेस्ड होते हैं, एक्सपायरेशन में कंप्रेस्ड हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंट्राएल्वुलर प्रेशर की, तो इंस्पायरेशन के अंदर ये होता है कम और एक्सपायरेशन में ये होता है ज्यादा। प्रेशर ग्रेडियंट इसीलिए बन रहा था मेरे बच्चों। आगे हम बात करें मूवमेंट ऑफ एयर जब होगा वो कैसा होगा, इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेयर टू लंग्स, क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है। एक्सपायरेशन में उल्टा, यहां पर लंग्स टू एटमॉस्फेयर होगा, क्यों? क्योंकि लंग्स में प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। बात करें टाइम ऑफ कंप्लीशन, इंस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है 2 सेकंड में, एक्सपायरेशन कंप्लीट हो जाता है 3 सेकंड में, और दोनों को मिला दें तो हमारा ब्रीदिंग का टाइम आ जाता है 5 सेकंड। प्रोसेस की बात करें तो इंस्पायरेशन में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे इसलिए यह प्रोसेस कहलाता है एक्टिव, और एक्सपायरेशन में क्योंकि रिलैक्सेशन हो रहा है इसलिए प्रोसेस कहला रहा है पैसिव। क्या किया हम लोगों ने, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को सम अप कर दिया, एक टेबल के साथ सारे कंटेंट ले लिए, आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट तैयार हो गए। राइट नाउ यू आर रियल चीता, आप चैंपियंस बन चुके हो इस जगह पर, और आपको पता है कि मैं इसमें आपका किसी तरीके से प्रैक्टिस करा लूं, आप इसके क्वेश्चंस को फोड़ के आओगे, मुझे पता है। अब यहीं फोड़ लेते हैं फिर। पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जितना भी हम लोगों ने नॉलेज एक्वायर किया है उसको प्रैक्टिस करने का। और प्रैक्टिस कैसे की जाती है, बेस्ट वे, सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है अपनी थ्योरी को सम अप करने का, प्रैक्टिस करने का, वो है क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ दैट इज डायफ्राम, ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन इज 12 पर मिनट। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन मसल ऑफ डायफ्राम, इंस्पायरेशन की बात कर रहा है ना, इंस्पायरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड। एक और क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन ना रिलैक्सेशन होता है, ये बात पता है आप लोगों को, चैंपियन हो आप। 2, 3 एंड 4 ऑप्शन में देखो कॉन्ट्रैक्शन दिया है, सिरे से गलत कर दिया हम लोगों ने। ये तीनों चीजें तो खारिज हो गई हैं, गलत हो गई हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान रिलैक्सेशन होता है। फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड ICM, इंटरकोस्टल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ फीवर ब्रीदिंग रेट, हमें पता है जब भी फीवर होता है, बुखार आता है तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है।